इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड ये चेंज करना पड़ेगा। बाकी की सेम एज इट इज़ रहेगी। ये इस की को यूज़ कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बस इधर से कॉपी कर लेना। ठीक है, और ये अब वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा मेरे पास, वो यहाँ से आएगा कि डेटाबेस की एक्सेस हमने किस चीज़ को देनी है। अब यहाँ पे देखो मेरे दो ना यूज़र्स बने हुए हैं, मैं एक नया यूज़र भी बना सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब पासवर्ड के साथ मुझे यूज़र बनाना है, इधर मैं उसका नेम लिखूंगा, इधर पासवर्ड लिखूंगा और मेरा यूज़र बन जाएगा। अब देखो कि कस्टम रोल्स भी मैं दे सकता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर वो बनाने के बाद मुझे इधर ऑप्शन आ जाएगी ऐड बिल्डिंग रोल या जो, ये देखो कि एडमिन है, रीड एंड राइट है या ओनली रीड है। ठीक है, अब जो ओनली रीड वाला जो यूज़र होगा उसको सिर्फ रीड एक्सेस होगी, वो डेटाबेस के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, उनको अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरा ये ये वाला यूज़र, एडमिन और इसके अंदर फर्क क्या है? एडमिन और रीड एंड राइट जो कर सकता है। एडमिन जो होगा वो मैं मेरे डेटा इंसर्ट डेटाबेस, कर सकता जो मेरा रीड एंड राइट है ना वो तो रीड एंड राइट कर सकता है, लेकिन जो मेरा एडमिन है ना वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकता है मेरे डेटाबेस। फॉर एग्जांपल मोंगो डीबी की वो कोई नए ओके ओके डेटाबेसेस और सब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा यूज़र नेम, ये मेरा यूज़र नेम है जो भी मैंने पासवर्ड सेट किया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये मैं उस की के अंदर एडिट कर दूंगा और उस की को मैं यूज़ करूंगा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अब मेरी आ जाती है नेटवर्क एक्सेस की, जो उसने मुझे बात की थी कि आईपी का आएगा। जब आप लोग नया बनाओगे ना तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ये एम्प्टी आ रहा होगा। अब ये मैंने नया बनाया होगा। अब इधर से आप लोग क्या करोगे, ऐड आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ऐड आईपी एड्रेस करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को वो कहेगा, फॉर एग्जांपल जो वो बात कर रहे हैं उसने क्या किया होगा कि ऐड करंट एड्रेस। अब ये जो मेरा करंट आईपी एड्रेस है ना वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इसको वो अलाउ करेगा कि इस आईपी एड्रेस से सिर्फ वो एक्सेस करे। तो अगर वो वाईफाई चेंज करोगे या डिवाइस चेंज करोगे ना तो एक्सेस नहीं करना चाहिए, ये एक सिक्योरिटी फीचर है। तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है, मैं ये जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखो मैंने आईपी एड्रेस की जगह पे ना 000 लिख देना, 0.0.0.0, 4 0 और फिर स्लैश और दोबारा से 0। अगर इधर जूम हो सके तो ये नजर आ रहा है सबको। अब ये क्या होता है कि ये हर आईपी का बेस एड्रेस होता है। ठीक है, 000, इस 0 0 का मतलब है कि कोई भी आईपी आ रहा है ना तो वो उसको एक्सेस करने दे। ठीक है, तो मैं अगर जब ये वाला डालूंगा ना तो वो कोई भी आईपी आएगा तो उसको मुझे एक्सेस करना देगा। अगर जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस होगा ना मैं वो डालूंगा। अगर मेरा जब मैं कोई एप्लीकेशन तो फ्रंट एंड पे तो मेरा आईपी चेंज होगा क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ या मोबाइल से एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन वो जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ मैं अपने सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, वो सर्वर आगे डेटाबेस को एक्सेस करता है, तो मेरे सर्वर का आईपी हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम वो वाला यहाँ पे लगा लेते हैं। लेकिन हम क्योंकि अब रियल वर्ल्ड में नहीं जा रहे तो हम जहाँ पे सिर्फ 0 0 डाल देंगे ताकि कोई भी आईपी है तो वो उसको एक्सेस कर ले। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी आप लोगों को लाजमी होगी, नहीं तो वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, और ठीक है, मल्टीपल यूजर हो गया, एडिटिंग डेटाबेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेटाबेस है। या वैसे जस्ट कि आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन ही कर लो अभी तो ना, जो लोकल सेटअप है ना उसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये टेस्ट कर है और इसमें मैंने यूजर्स रखे हुए हैं, तो इस तरह मुझे अपने जो अब ये जो हर एक ही एंट्री है ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके अंदर मेरे एट्रीब्यूट्स नेम रखा हुआ है, मैंने ईमेल रखी हुई है, पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, टाइम स्टैम्प रखी हुई है। तो इधर मुझे ऊपर मेरे पास आ रहा होता है कि इसका साइज कितना है, लॉजिकल डाटा साइज कितना है, टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं कितने मेरे। ठीक है, टोटल साइज कितना है। अब इसमें क्या है कि मैं इसको ना यहीं पे चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो मेरे पास एडिट की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इनकी मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ। तो ये है कि अगर मैं टेस्टिंग के अंदर मुझे यहाँ पे चेंज करने में आसानी होगी, इधर से मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अपनी क्लाइंट साइड से डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना। तो सबसे पहले तो हमने वो की कर लेनी है डेटाबेस मोंगो डीबी से कॉन्फ़िगरेशन की, जो मैंने भी दिखाई थी, जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना। ठीक है, उसके बाद मैं अब मेरी ना एक एप्लीकेशन आई थी, उधर से मैं कोड ना दिखा देता हूँ, उधर से ज़्यादा आसानी होगी।
तो सबसे पहले ये मेरा ना index.js है, यानी कि जो मेरा मेन फाइल है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने ना बेसिक, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, आप लोगों को जो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोग वो देखें। सबसे पहले तो मैंने एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है, तो मैंने एक्सप्रेस ले आया मैं, और उसके बाद एक npm से इंस्टॉल हो जाता है लाइब्रेरी है mongoose के नाम से, जो कि ना हमें अलाउ करती है MongoDB को ना एक्सेस करने में। ठीक है, तो मैंने ये दो लाइब्रेरीज ले ली। उसके बाद मैंने एक सर्वर बना लिया, ये मेरा एक सर्वर बन गया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से मैंने कनेक्शन शुरू करना। ठीक है, ये मेरी जो लाइन है ना, ये मेरे डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया। मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे ना वो की आएगी, अब की वो मैंने थोड़े वैसे ग्लोबल ना इन्वायरमेंटल वेरिएबल बनाया हुआ है, तो ये बस वो उधर से ले रहा है, मैं दिखा देता हूँ वो भी सीधे से। ठीक है, मेरा MongoDB का वो वही यूआरएल है, बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपना वो यूजर नेम लिखा हुआ है, और ये मेरा पासवर्ड है, मैंने वो सेम ही रखा हुआ है बस, और ये मेरी पूरी की है। ठीक है, इस की को जब मैं उसके अंदर दूंगा ना, यहाँ पे, तो मेरा MongoDB के साथ वो कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, उसी की के अंदर मेरा नेम है, उसी के अंदर पासवर्ड, उसके अंदर बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, mongoose डॉट कनेक्ट डॉट ऑन। जब कनेक्टेड हो जाए तो मुझे कंसोल लो कर दे कि कनेक्ट हो गया MongoDB सर्वर से, तो बस मुझे पता चल जाएगा कि वो MongoDB सर्वर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, इतने ये दो लाइनों के अंदर मेरा MongoDB के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक ना, सबसे पहले जैसे कि हम एसक्यूएल के अंदर टेबल्स बनाते हैं ना, वैसे MongoDB के अंदर हम मॉडल। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, इधर मैंने दो मॉडल बनाए हुए थे। सबसे पहले यूजर्स का मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली यहाँ पे mongoose। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैंने स्कीमा डिस्क्राइब किया कि मैं स्कीमा बनाना किस तरह का चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यूजर्स का बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, mongoose डॉट स्कीमा, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मैंने जो सा भी मैंने कॉलम का नाम रखना है, या कह लो एंट्री का नाम रखना है, वो मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम रखना है, उसके आगे उसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करूंगा कि मैंने किस तरह का बनाना है। उसकी टाइप क्या है, मैंने वो बता दी स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, यानी कि अगर वो लाजमी चाहिए, अगर ये उसको नहीं मिलेगी तो वो एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद मेरा ईमेल आ गई। ईमेल में मैंने टाइप स्ट्रिंग बता दी, रिक्वायर्ड ट्रू, और यूनिक ट्रू कर दिया मैंने, यानी कि ईमेल हमेशा मेरी यूनिक होगी। ठीक है, उसके बाद हैश पासवर्ड भी रख दिया। जब जो जो पासवर्ड है ना, वो हम कभी भी एज इट इज डेटाबेस में नहीं रखते। उसकी वजह ये है कि अगर मेरा डेटाबेस जो है वो हैक हो जाता है, या मेरा डाटा ब्रीच हो जाता है, तो वो मेरे सारे यूजर्स के पासवर्ड चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को हमेशा हैश करके रखता हूँ। वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद है मेरा रोल क्या होगा। अब मैंने एनम बना दिया, ये एनम वही है जैसे हम सी प्लस प्लस में एनम बनाते थे, या यूजर हो सकता है या वो एडमिन हो सकता है, तो डिफॉल्ट मैंने यूजर सेट किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का है। बाद में के पास एक और आर्गुमेंट पास किया उसको, जिसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प को ट्रू किया हुआ है। अब इससे क्या होगा कि जब भी वो क्रिएट करेगा ना, तो क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट के दो एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, जिसमें मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्रिएट कब किया था और लास्ट अपडेट क्या हुआ था, उसमें टाइम टाइम स्टैम्प है वो। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ये स्कीमा डिस्क्राइब कर लिया ना, यूजर का स्कीमा डिस्क्राइब कर लिया, तो मैं क्या करूंगा कि मोंगोज को कहूंगा कि एक मॉडल बनाए। अब ये मेरा ये जो नाम है ना, ये मेरे उस कलेक्शन का नाम है, या फिर अगर मैं एसक्यूएल में बात करूंगा तो मेरा ये टेबल का नाम है। ठीक है, उसके अंदर मैं स्कीमा दे दिया कि स्कीमा का एक बना दो, और उसने वो एक मॉडल बना दिया। अब ये मॉडल को मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा, और इसी मॉडल को मैं बार बार यूज करूंगा इसमें इंसर्शन करने के लिए, या डिलीशन करने के लिए, या अपडेट करने के लिए। ठीक है, अब दो जो है, अब होता है कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करना है, या मैंने वो फॉरेन की प्राइमरी की वाली करनी है। फॉर एग्जांपल अब मेरा ब्लॉक्स का स्कीमा, अब सेम एज इट इज मैं ब्लॉक्स का स्कीमा बनाने लगा हूँ। तो मैं स्कीमा डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मेरे ब्लॉग का टाइटल हो सकता है, टाइप और रिक्वायर्ड कर दिया मैंने, कंटेंट मेरा स्ट्रिंग हो गया, रीड टाइम मेरा स्ट्रिंग हो गया। अब ये देखो, अब हर ब्लॉग का मेरा एक ऑथर है, लेकिन मेरा ऑथर क्या है, मेरा वही यूजर है जो कि मैंने पहले रजिस्टर किया था दूसरे टेबल के अंदर या दूसरी कलेक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी मैंने यहाँ पे उसकी आईडी रखनी है। ठीक है, तो अब जो मोंगो टीबी में होता है ना, वो हर मोंगो टीबी हर एक जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, उसको एक खुद ब खुद यूनिक आईडी देता है। ठीक है, और उसकी टाइप होती है ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो मैंने इस जो ऑथर का जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं कॉलम बना रहा हूँ या जो मैं एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, उसको मैंने टाइप दे दी है कि मोंगो स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी, कि मेरे इसके अंदर जो मोंगो डीबी की जो आईडी है ना, ये उसकी वो टाइप है।
उसको मैं रेफरेंस किसका दे रहा हूँ, यूजर, मेरा जो यूजर की कलेक्शन थी ना वो वाली, ठीक है। तो उसको मैंने रेफरेंस दे दिया कि उस उधर का रेफरेंस होगा, ये यानी कि फॉरेन की बन गई, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? मेरी आवाज भी आ रही है या मैं म्यूट पे बोली जा रहा हूँ? आ रही है आवाज आ रही है। आ रही है आवाज आ रही है। ठीक है, तो उसी को मैंने स्कीमा डिस्क्राइब किया था, फिर मैंने ब्लॉग नाम का एक कलेक्शन बना लिया, कह लो टेबल बना लिया, और वो मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसी मॉडल को मैं यूज करूंगा इंसर्जन वगैरह के लिए, ठीक है। अब ये मेरा मॉडल बन गया। उसके बाद ही मैंने ना एक ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, इसके अंदर एग्जांपल मैंने लिख दी। उसके बाद अब जब ये मैंने मॉडल बना दिया, तो मैंने डेटाबेस को अब एक्सेस कैसे करना, ठीक है। तो फॉर फॉर एग्जांपल मैं इधर दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, सब जो मैंने याद है, मैंने जो यूजर्स का मॉडल एक्सपोर्ट किया था मॉडल्स के अंदर से, ये मैंने अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया यूजर मॉडल, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे यूजर्स के डाटा के अंदर करने के लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे यूजर ऐड करना हो सकता है या मुझे यूजर फाइंड करना हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने यूजर ऐड करना है तो मैंने फंक्शन बनाया, एसिंक्रोनस फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क हो कि सिंक्रोनस जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सिंक्रोनस होता है नोड के अंदर, ठीक है। और वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं ये वाला एक मेरी लाइन रन हो रही है और ये मेरा डेटाबेस को जाना है, तो वो उसके आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसने डेटाबेस को क्यूरी करना है, डेटाबेस प्रोसेस करेगा, उसको रिटर्न करेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो उसका वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रिटर्न यूजर कर देगा, ठीक है। उससे अगली लाइन यानी कि वो रन कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन को मैंने एसिंक्रोनस कर दिया और इधर मैंने अवेट लगा दिया। अब अवेट से क्या होगा कि जब तक ये वाला इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता ना, वो अगली लाइन रन नहीं करेगा। अगर मैं ये अवेट नहीं ना लगाता इधर, तो मेरे पास ये रिटर्न यूजर जो है वो नल कर देगा, क्योंकि अभी यूजर में कुछ आया ही नहीं है, क्यूरी का रिजल्ट आया ही नहीं था मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, अवेट लगाऊंगा। अब इस यूजर मॉडल को मैं यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने उधर से एक्सपोर्ट किया था। उसके अंदर मैं क्या करूँ, डॉट क्रिएट यानी कि एक नई एंट्री ऐड करने लगा हूँ मैं, और उसके अंदर मैं पैरामीटर क्या भरूंगा, एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा। और उसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, नेम भेज दिया, ईमेल भेज दिया, हैश पासवर्ड भेज दिया, रोल भेज दिया, जो कि मुझे एट्रीब्यूट चाहिए थे। और ये मेरे पास आए किधर है, मैं फंक्शन में एज अ पैरामीटर्स पास किए हुए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक ना नया एंट्री ऐड डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा मोंगोडीबी के उस कलेक्शन के अंदर। तब ये जो रिटर्न करेगा ना, तो अगर तो वो सक्सेसफुल होगा तो वही जो उसने डाटा एंटर किया ना वही रिटर्न कर देगा। और अगर वो नहीं करता ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे एरर रिटर्न कर रहा हूँ, जो कि मैं वहाँ बाहर जहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ ना, उधर मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। इसी तरह अगर फाइंड यूजर है ना, तो उसमें क्या करेगा, उसी मॉडल को मैं यूज करूंगा, डोंट फाइंड और फाइंड वन, ठीक है। अब अब फाइंड वन के अंदर मैंने क्या भेज दिया, ईमेल। अब ईमेल ये जो है ना, ये नोड के अंदर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर नेम सेम है ना, तो मुझे दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही दफा लिख दूं ना, तो वो खुद ब खुद उसको करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने दो दफा लिखने के बजाय मैंने एक ही दफा लिख दिया। इसी तरह ये जहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये भी बस यही है, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल नेम है ना, तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी तो अगर सेम नेम है ना, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक ही दफा लिख देता हूँ, कि मेरा कोड थोड़ा क्लीन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइंड करेगा, उस ईमेल को फाइंड करेगा, और जो भी रिटर्न आएगा वो यूजर मुझे वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैं थोड़ा सा एक ब्लॉग का भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिएट ब्लॉग करना है, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा, जैसे कि जो वजह मैंने पहले बताई। उसके अंदर आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, टाइटल आ रहा है, ये जो है ना वो मैंने डिफॉल्ट रखे हुए हैं, जैसे कि हम सी प्लस में भी डिफॉल्ट पैरामीटर रख देते हैं ना, कि अगर उसने पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो ये रख दे। तो ये वो है बस। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अवेट करूँगा। ब्लॉग मॉडल जो मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया था, उधर मैं पहले इम्पोर्ट किया हुआ, डॉट क्रिएट, और उसको मैं आर्गुमेंट भेज दूंगा, तो मेरा एक और नई एंट्री ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कि मुझे जो यहाँ पे है था ना मेरे पास आर्गुमेंट आ रहा था, वो राइटर आईडी था, ठीक है। लेकिन मुझे अपने जो इंसर्शन करनी है उसमें मेरा ऑथर है, तो मैंने क्या किया कि ऑथर कोलन राइटर आईडी, तो राइटर आईडी जो है ऑथर को मिल जाए। यही मैं काम यहाँ पे टाइटल में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि नेम सेम है, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक ही दफा लिख लूंगा। उसके बाद डिलीट करना है, तो ब्लॉग मॉडल डॉट डिलीट वन आईडी। अब ये जो मोंगोडीबी मैंने बताया ना कि हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिक आईडी असाइन करता है, उसका सेम ये वाला होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब ये इसने ऑब्जेक्ट आईडी दी हुई है, और कर लेता हूँ,
ये आ रही, ये एक आईडी, और बाकी जो नेम वगैरह मैंने रखे थे वो वैसे ही हैं, बस आईडी टाइप ऑब्जेक्ट आईडी टाइप की एक आईडी दी हुई है उसमें। तो ये MongoDB बाय डिफॉल्ट हमें देता है, ठीक है। इस तरह मैं डिलीशन कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट करें तो अपडेट वन यूज होगा, आईडी को मैच करेगा जहाँ पे ये वेयर है मेरा, ठीक है। जहाँ पे आईडी के साथ मैच हो, अगला आर्गुमेंट क्या है कि उसको सेट कर दे ये वाले एट्रीब्यूट। अब मैं मुझे सिर्फ जो सेट करने हैं ना, मुझे सिर्फ वही लिखने की जरूरत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने टाइटल कंटेंट और रीटाइम करना है, ऑथर चेंज नहीं करना, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। इसी तरह की चीजें। इसके बाद क्यूरी करना हम देख लिया। अब अच्छा, अब जो सबसे जो कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो ऑथेंटिकेशन की आती है, कि जब मैं यूजर बना रहा हूँ, यूजर मुझे रजिस्टर करना है या यूजर को लॉगिन करना है, तो उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर मेरे किधर, ठीक है। अब ये मेरी फाइल है, इसके अंदर मैंने सारा ना ऑथेंटिकेशन का कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने इसमें जो लोड किए हैं ना वो सी है, ठीक है। bcrypt मैंने एक लाइब्रेरी यूज की हुई है, ये यूज होती है हैशिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जो पासवर्ड है ना, उसको मैं एज इट इज डेटाबेस में नहीं रखता, मैं उसको हैश करके डेटाबेस के अंदर रखता हूँ, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी मुझे हेल्प करती है उस पासवर्ड को हैश करने में। उसके बाद है ये JWT, ठीक है। ये करंटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। सबसे पहले तो दो तरह के, सबसे पहले जो यूज होता था ना वो होता था सेशन बेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा यूजर ने लॉगिन किया, तो मेरे सर्वर के ऊपर एक सेशन क्रिएट होगा कि ये यूजर लॉगिन हुआ हो। अगली बार जब भी वो क्यूरी करेगा फ्रंट एंड से सर्वर के ऊपर, वो क्यूरी करेगा, फॉर एग्जांपल उसने पेज चेंज किया, कुछ भी किया, तो मैं वो पहले वो सेशन ढूंढेगा कि इस ये वाला यूजर का सेशन है था कि नहीं था, ठीक है। तो उस सेशन के ऊपर आएगा, फिर उस सेशन के अंदर उसको पता चलेगा कि इस यूजर के पास कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी एप्लीकेशन पे 1 लाख यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे सर्वर पे 1 लाख सेशन बने होंगे, जो कि काफी एक सर्वर के ऊपर एक बोझ है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क है। तो उसके बाद ये वाला मॉडल है JWT टोकन, जावास्क्रिप्ट वेब टोकन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं एक टोकन भेज देता हूँ जो कि यूनिक होता है, इनक्रिप्टेड होता है। तो जब भी मेरा यूजर रिक्वेस्ट करेगा ना, जब उसने लॉगिन कर ली, तो मैं उसको ना वो टोकन दे के रिस्पॉन्स में भेज देता हूँ। तो उसको कहता हूँ कि अगली दफा जब भी आओ ना, तो ये लेके आना। तो उस अगर वो वही टोकन लेके आता है, एज अ पासवर्ड कह लो, वो उसका एंट्री कह लो, एंट्री के लिए उसको यूज करता है वो, तो अगर वो सही टोकन लेके आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये यूजर सही है, ठीक है। और उस टोकन के अंदर मैंने कुछ चीजें रखी होती हैं जिससे मुझे पता चल जाता है कि इस यूजर के पास कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ठीक है। तो इधर मैंने फॉर एग्जांपल मैं यूजर्स के जो मैंने बनाए थे, ऐड यूजर और फाइंड यूजर, ठीक है। ये दो डेटाबेस के अंदर मैंने बनाए थे, जिसके अंदर मुझे चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, तो मैंने वो वाले यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूजर को जो रजिस्टर करना है वो कैसे करना है, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा क्योंकि मुझे इधर डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है। और डेटाबेस को उसको उधर मुझे अवेट लिखना पड़ेगा ताकि वो वेट करे डेटाबेस से रिस्पॉन्स का। तो मैंने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है और एक रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट के अंदर आएगी जो भी क्लाइंट ने मुझे भेजा है, और रिस्पॉन्स के साथ मैं अटैच करके भेजूंगा जो भी मैंने उसको क्लाइंट साइड को वापस भेजना है, ये मेरा रिस्पॉन्स होगा। तो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मेरे पास आ गया नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया मेरे पास, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी लॉगिन का फॉर्म था, उसमें अंदर नेम एंटर किया, ईमेल एंटर किया और पासवर्ड एंटर किया, तो मैंने रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके सर्वर को भेज दिया, और ये मेरे पास मैंने सर्वर के पास से मेरे पास आ गया, ठीक है। किसी को कोई भी बात समझ ना आए तो उधर ही रोक के पूछ लेना, ये ना मैं ऐसे ही बोलता रहूँ बस, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब उसने ईमेल पासवर्ड एंटर किया, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि उस ईमेल पे पहले से तो नहीं अकाउंट कोई बना हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि फाइंड यूजर जो मैंने रखा हुआ था ना, जो मैंने बनाया हुआ था, जो ईमेल के थ्रू फाइंड करता है, तो मैं वो वाला फंक्शन कॉल करूंगा, ईमेल उसको भेजूंगा और वेट करूंगा मैं कि उसके रिस्पॉन्स का। तो आएगा ओल्डर यूजर। अगर तो यहाँ पे कोई मेरा डाटा आ जाता है, तो इसका मतलब कि पहले से डाटा ना वो उस ईमेल पे यूजर बना हुआ था, तो ठीक है। अगर वो आ जाता है तो मैं इधर से रिटर्न कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करूंगा 409, ठीक है। उसको डॉट सेंड कर दूंगा मैं उसको, और अंदर मैंने मैसेज रख दिया कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये 409 का मतलब एरर ही होता है, ठीक। ये एक कोड होते हैं, ये आप लोग देख लेना, हर एक का 200 मतलब स्टेटस सही है, 400 500 मतलब सर्वर के बैकएंड में एरर आ गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि उस पासवर्ड को मुझे इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। अब ये मैंने bcrypt की जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी मैंने,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसका डॉट हैश फंक्शन कॉल करूंगा और डॉट पास उसके अंदर मैं पासवर्ड पास करूंगा और ये मेरी जो है ना, ये मेरी सॉल्ट वैल्यू है। सॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बस उसको एक वैल्यू होती है कि कितनी हद तक उसको इंक्रिप्ट करना है, या जितनी ज़्यादा होती है उसकी ज़्यादा उतनी इंक्रिप्शन होती है। तो बाय डिफॉल्ट आमतौर पर 10 ही यूज़ होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने उसको इंक्रिप्ट कर दिया, फिर ये मेरे पास इंक्रिप्टेड पासवर्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ली जो कि मुझे डेटाबेस में भिजवानी है। तो मैंने क्या किया कि यूज़र बना लिया, उसके अंदर ईमेल नेम, ईमेल और हैश्ड पासवर्ड, क्योंकि मेरे जो कलेक्शन है उसके अंदर मैंने डिफाइन किया था हैश्ड पासवर्ड के नाम से। तो उसके आगे मैंने भेज दिया कि इंक्रिप्टेड पासवर्ड हैश पासवर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सेव कर रहा हूँ मैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो मैंने ऐड यूज़र का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर यूज़र पास कर दिया, उसका फिर मैंने वेट किया जब तक वो हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने टोकन बना लिया। अब ये जो टोकन है ये वही है जो कि मुझे भेजना है क्लाइंट साइड को, ताकि अगली दफ़ा जब वो आए तो मुझे उसी टोकन से पता चल जाए कि करना है कि ये कि वैलिड यूज़र है अभी कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं jwt.sign बनाऊंगा। ये क्या करता है कि टोकन बनाता है। उसके अंदर मैं बताया था कि मैं टोकन के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें रख देता हूँ जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि वैलिड यूज़र है कि नहीं है, इसके पास कौन कौन सी परमिशन है। तो मैंने इसके अंदर ये रखा हुआ है। ठीक है, मैंने उसके अंदर आईडी रख ली है और इस एडमिन रख लिया कि वो एडमिन है कि नहीं है। तो इससे मैं चेक कर सकता हूँ कि वो उसको कौन कौन सी परमिशन देनी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आर्गूमेंट जाता है उसके अंदर जाता है सीक्रेट की जाती है जेडब्ल्यू। अब ये सीक्रेट की क्या होती है कि एक यूनिक की आपने बनाई होती है, उस की के ऊपर वो हैश करता है, उस की को यूज करते हुए वो ना टोकन बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाई होगी, ये देखो। अब ये क्या है, ये देखो, मैंने बनाया हुआ है JWT सीक्रेट। अब ये जो मैंने की बनाई हुई है इन्हें कुछ भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा हुआ है कुछ भी रैंडम यूनिक से रखते हैं हम, ताकि कोई गैस भी ना कर सके और सब कुछ हो। बस ये मैंने बस रैंडम कीबोर्ड के बटन प्रेस किए हैं, जो भी आ गया। ठीक है, तो ठीक है, ये कीज को मैंने पास कर दी। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट उसको पास किया जिसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकता हूँ। उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपायर विद इन 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के बाद ना ये मेरा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर होता है, ताकि अगर काफ़ी देर बाद वो कर रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि उसने ना कोशिश की है की को इनक्रिप्ट करने की या इस तरह ना। तो ये होता है कि 20 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाता है। जब वो टोकन आता है ना तो उसकी मैं एक्सपायरी चेक कर लेता हूँ। अगर वो 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो ना, यानी कि मैं कहूँगा कि एक्सपायर है। इसके लिए फिर दूसरा एक फिनोमेना यूज होता है रिफ्रेश टोकन। ठीक है, उसको ये वाली आप लोग चाहे ना करना, इसकी जरूरत नहीं। इधर ही जैसे कि इधर में 24 आवर लिखा हुआ है ना, इधर ही 24 आवर कर देना है, जो भी कर देना। ठीक है, रिफ्रेश टोकन आप लोग इम्प्लीमेंट ना करना, उसकी जरूरत नहीं अगर ये JWT यूज़ करो तो। जरूरी नहीं है कि हर पे JWT भी यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद मैंने किया, उसके बाद मैंने कुकीज़ के साथ अटैच कर दिया इस टोकन को। अब कुकीज़ क्या है? कुकीज़ एक ना, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से उसको टोकन भेजता हूँ, क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट पहले उस टोकन को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि जब उसने दोबारा रिक्वेस्ट करनी होगी तो रिक्वेस्ट के साथ दोबारा टोकन को अटैच करेगा, दोबारा टोकन को भेजेगा। तो ये काफ़ी एक हैडी है। तो हम क्या करते हैं, हम कुकीज़ यूज़ करते हैं। कुकीज़ क्या है कि ना, ये बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट के साथ आते ही आते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि क्लाइंट साइड पे कोई भी जब रिक्वेस्ट करेगा ना, तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी कुकीज़ पड़े होंगे ना, वो मेरी रिक्वेस्ट के साथ आ जाएंगे। तो मुझे वो सारा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं रिस्पॉन्स भी भेज रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स के साथ मैंने कुकीज़ अटैच कर दी है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो कुकीज़ जाके स्टोर हो जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया कि कुकी को नेम दे दिया यूजर टोकन, उसके आगे मैंने कुकी रख दिया और तीसरा आर्गुमेंट उसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। ठीक है, HTTP ओनली ट्रू कर दिया मैंने, मैक्स एज रख दी, सेम साइड नन कर दिया, इसके और ट्रू कर दिया। ये सारे का अपना मतलब है, इसको चाहे ना समझना। ठीक है, सेम साइड का मतलब है कि जहाँ पे भी डिप्लॉय हुआ है वो सेम है कि नहीं है जो मैंने होस्ट किया हुआ। ठीक है, उसके बाद से कितनी देर रह सकता है HTTP, मतलब सिर्फ HTTP यूज करता है तो वो उसके ऊपर नहीं चलेगा ये, क्योंकि HTTP सिक्योर होता है, इसलिए हम ट्रू कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया उसको। रिस्पॉन्स के अंदर मैं 200 स्टेटस की, 200 का मतलब है कि सक्सेसफुल है। ठीक है, तो यूजर आईडी मैंने भेज दी, नेम भेज दिया, ईमेल भेज दिया। ठीक है, अब इस पूरे को ना मैंने ये नोट करो कि मैं ट्राई कैश के अंदर रखा हुआ, कोई भी एरर आता है ना, कैच कैच करना है उसको। ठीक है, तो ये हर एक के अंदर ट्राई कैच होना लाजमी है, ताकि कोई भी एरर आए तो मेरा सर्वर ना डाउन हो जाए। एरर, तो अगर मेरा एरर आएगा तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा।
तो मैं उसको हर एरर को मुझे मैनेज करना पड़ेगा ताकि मेरा सर्वर ना डाउन हो। कोई भी एरर आया तो बस उसको एरर को सेंड कर दे कि जी ये एरर आ गया सर्वर पे, लेकिन सर्वर डाउन ना हो मेरा। इसी तरह लॉगिन क्या है, लॉगिन के टाइम पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आएगा, मैं फाइंड करूंगा, अगर उसको नहीं मिला लॉगिन के टाइम पे, अगर उसको नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर यूजर डज। उसके बाद मैंने क्या किया कि बी क्रिप्ट अपना एक फंक्शन होता है डॉट कंपेयर, उस कंपेयर को जो यूजर ने पासवर्ड भेजा वो भेजूंगा, और जो हैश्ड पासवर्ड मुझे डेटाबेस में मिला ना मैं वो भेज दूंगा। मुझे दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही कर लेगा। अब ये जो पासवर्ड है ये वो है जो यूजर ने एंटर किया था, ये इनक्रिप्टेड नहीं है, ये वाला पहले से इनक्रिप्टेड है, तो ये खुद ब खुद ही उसको मैनेज करेगा और दोनों को कंपेयर कर लेगा। अगर अवेलेबल तो ये कंपेयर कर नहीं लेता, अगर वो नहीं कर पाता, अगर इधर मुझे फॉल्स आ जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि इनवैलिड। ठीक है, अगर सही आ गया तो मैं टोकन बनाऊंगा जैसे मैंने ऊपर बनाया था, और उसको मैं कुकी के साथ अटैच करूंगा, मैं रिस्पॉन्स भेज दूंगा। ठीक है, ये इस तरह की मेरी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि टोकन को जब मैं चेक, अब मैंने JWT टोकन भेजा है, अब अगली दफ़ा जब कोई भी रिक्वेस्ट करता है, वो कोई भी डाटा मांगता है, तो तब मुझे क्या करना है, वो ब्लॉग्स का कोई भी डाटा मांगता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे होम पेज के लिए ब्लॉग्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले हमेशा पहले टोकन वैलिडेशन करूँगा। ठीक है, टोकन वैलिडेशन के मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं हमेशा टोकन वैलिडेशन कर लेता हूँ। वो कैसे करता हूँ, ये देखो, रिक्वेस्ट के साथ मेरा कुकी आता, कुकी क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि कुकी के साथ अटैच हुआ होगा यूजर टोकन के नाम से मैंने वो बनाया था, टोकन आ जाएगा। अगर वो टोकन नहीं आता तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे टोकन नहीं मिला तो मैं उसको कहूंगा कि ये अनऑथराइज्ड है। तो जब वो अनऑथराइज्ड होगा तो यहाँ पे देखो, अगर करंट यूजर उसको नहीं मिलता, इफ एल्स, तो कह देगा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस है। ठीक है, ये मैंने इफ के अंदर लगाया हो। उसके बाद बस इतना ही करो, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये वो रिफ्रेश टोकन के लिए। ठीक है, वो वाली आप लोग ना करो। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल वो कहता है कि करंट यूजर के लिए मुझे करना है, तो मैं पहले टोकन वैलिडेशन करूंगा, अगर उसको मिल गया तो मैं क्या करूंगा कि ये जो चीज़ें पेजिनेशन के लिए, ये अभी ना देखो, बस ये है कि मैं अगले पेज पे जाऊं तो अगले 10 मुझे नजर आते हैं, फिर अगले पेज पे तो अगले 10। तो क्या होता है कि मैं ना एक ही दफा फॉर एग्जांपल 1000 ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, तो मैं डेटाबेस से 1000 ब्लॉक नहीं उठाता, मैं 10-10 करके उठाता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज होगी, दूसरा है कि मुझे इतने चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों कंप्यूटेशन करूँ। तो जैसे कि ना लिमिट देता हूँ, लिमिट लगा के मुझे वो ब्लॉग्स भेज दे। ठीक है, वो मैं वो करंट यूजर में जाएगा। अब ये फॉर एग्जांपल ये करंट यूजर का भी एक फंक्शन दिखा देता हूँ। अब ये देखो, अब ये ब्लॉग्स मॉडल के थ्रू वो एक्सेस कर रहा है। अब ये ब्लॉग मॉडल क्या है, यही जो मैंने उधर इंपोर्ट किया। ठीक है, और डॉट फाइंड यूज किया। अब डॉट फाइंड के अंदर मैंने क्या पास किया, क्योंकि मैं ऑथर को क्योंकि करंट यूजर को के ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ, मैंने यूजर आईडी यूज किया और ऑथर, यानी कि जो ब्लॉग्स मॉडल के अंदर जो ऑथर का जो मेरा कॉलम था उसको मैच करना है तुमने यूजर आईडी के साथ। ये मेरा वेयर है, जैसे एसक्यूएल का वेयर होता है ना, वेयर ऑथर इज इक्वल टू यूजर आईडी, ये वो है। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, ये असल चीज है। अब मैंने ज्वाइन जैसे हम करते थे ना एसक्यूएल के अंदर, वैसे मोंगो के अंदर मैंने ज्वाइन कैसे करना, उसके लिए यूज होता है पॉपुलेट। अब पॉपुलेट क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑथर का कॉलम है ना, अब उसको उसके अंदर तो आईडी पड़ी है, लेकिन मुझे ऑथर से नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पॉपुलेट को यूज करूंगा, उसमें कहूंगा कि जो ऑथर का मेरा जो कॉलम है ना, या हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरा एट्रीब्यूट है उसको पॉपुलेट कर दे नेम से। अब उसको पता है कि मैंने उसको रेफरेंस दिया हुआ था कि यूजर्स का, तो उसको पता है कि यूजर्स के अंदर जाएगा और उधर हर आईडी के जहाँ पे मुझे ना वो उधर से उसका रिस्पेक्टिव नेम ला के यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। ठीक है, तो इससे मेरा जो इससे क्या हुआ कि मैंने मल्टीपल टेबल्स से अपना डाटा निकाल लिया। उसके बाद मैंने डॉट सॉर्ट लगाया हुआ है, उसी को सॉर्ट कर देगा -1 के साथ, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी को रिटर्न कर दिया डाटा, एक और मैंने बस काउंट करने दे रखा हो। ठीक, ये समझ आइए पॉपुलेट की सबको, ये मल्टीपल कलेक्शंस में से मैंने डाटा कैसे निकाल। सब सोए में। जी जी, आ गई। एंड भाई ये तो एक तरह से वो हो गया ना, जिस तरह हम नॉर्मल यूज करते हैं, हम उसके पास फॉरेन की होती है,
लेकिन इधर जैसे आपने बात की कि फॉरेन उसके पास जो प्राइमरी की आईडी टाइप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो जिस तरह अगर हम रेफरेंस किसी और टेबल में उसको एज अ प्राइमरी की फॉरेन की इंसर्ट करेंगे, तो वो हम उसको उस तरह किस तरह करेंगे कि उसकी, क्योंकि वो आईडी ही इतनी लंबी है तो वो तो हम याद नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं कि अगर एक प्लेयर का टेबल है और एक टीम का टेबल है, तो टीम की आईडी हर प्लेयर के इंसर्ट करते हुए हम एंड पे रख लेते हैं। तो ये किस तरह हम करेंगे इसको? देखो, जैसे तुम टीम कह रहे हो, प्लेयर कह रहे हो ना, हमने भी इसी तरह वही किया हुआ। जब मैंने मॉडल बनाया था ना, फॉर एग्जांपल यूजर है, ठीक है, यूजर मैंने डिफाइन किया है, यूजर की कोई आईडी होगी जो मोंगोडीबी खुद ब खुद देगा, ठीक है। अब मेरा ब्लॉग है, हर ब्लॉग का एक ऑथर है, ठीक है, और वो वही यूजर है जो पहले से रजिस्टर हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब उधर मैंने क्या किया हुआ है कि ये मैंने फॉरेन की बना रहा हूँ ना, जैसे हम उधर फॉरेन की डिफाइन करते हैं ना कि ऑथर मेरी फॉरेन की है, और उसको हम रेफरेंस देते हैं कि किस टेबल की कौन सी की है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम। तब मैंने जी। ऑथर में ये किया हुआ कि मैंने टाइप दे दिया कि जैसे मैंने ऊपर टाइप दिया ना कि स्ट्रिंग होगी, ये होगी, उसको मैंने बता दिया कि एक ना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट आईडी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी जो ये वाली टाइप है ना, ये मोंगोडीबी खुद ही बनाता है, तो उसको पता है कि ये किसी न किसी टेबल की प्राइमरी की ही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको रेफरेंस दे दिया कि ये यूजर्स की जो कलेक्शन है ना, ये वहाँ का है, तो उसको पता है कि यूजर्स की कलेक्शन में जो आईडी बनी हुई है ना, जो मैंने खुद ब खुद बनाई है, ये वही आईडीज है, ठीक है। तो नहीं, जब लेकिन वो वो रिस्पेक्टिव आईडी कैसे जाएगी इसके अंदर? वो तो मैं इंसर्शन करते हुए भेजूंगा ना, कि उसको बताऊंगा कि ये वाला ऑथर है इसका। जैसे हम फॉरेन की में ठीक। बताते हैं कि ये वाली की इंसर्ट करो, तो वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि अब इधर पॉपुलेट कर रहा है, तो ऑथर उसको पता है कि ये ऑथर के अंदर वो आईडीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इन्हीं आईडीज को यूज करते हुए उसको ये भी पता है कि ये रेफरेंस जो है वो यूजर्स टेबल का है, ये यूजर्स की कलेक्शन का है, तो उस कलेक्शन के अंदर वो रेफरेंस को यूज करेगा, और उसके अंदर हर आईडी के रिस्पेक्टिव जो नेम है ना, वो मुझे ला के दे देगा, ठीक है। इधर कोई और भी है, हर जहाँ पे ये देखो, इधर भी मैंने यूज किया हुआ है इस तरह, ठीक है। स्किप और लिमिट वो पेजिंग के लिए किसी को जरूरत पड़े तो स्किप के अंदर उतना स्किप जाएगा, यानी कि पहले 10 स्किप करके अगली लिमिट 10 भेज दो, तो वो 11 से लेके 20 तक मुझे भेज देगा, इस तरह ये, ठीक है। और ये सोर्ट मैंने पहले लगाया, तो वो पहले सोर्ट करेगा, उसके बाद स्किप और लिमिट अप्लाई करेगा, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये इस तरह होगा, ठीक है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन होगी, जो लॉगिन हो गया हमारा, ठीक है। अब यही बेसिक्स है, अब इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। एंड भी जो हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे जिस तरह हम वैसे लैब्स में करते हैं, तो एक ही वक्त में हम सारा डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ऐप डॉट पोस्ट और ऐप डॉट यूज़ करना होता है। तो उसमें हम ये किस तरह कर सकते हैं कि सारा डाटा एकदम से वो चंक में उठाए, वो जैसे एक टेबल का है, और होता उधर ही है पोस्ट कर दें? वो होता है डॉट, ये इधर मैंने जिधर इंसर्ट किया होगा ना, जैसे कि क्रिएट है ना, तो क्रिएट वन या फाइंड वन, उधर होता है इंसर्ट मैनी या मैनी, इस तरह कुछ होता है। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे यूज भी किया था, मैं दिखाता हूँ, किसी असाइनमेंट में यूज किया था मैंने। नहीं, इधर मुझे मिल गया, लेकिन ये है कि वो इंसर्ट मैनी का होता है और उसके अंदर मल्टीपल चले जाते हैं, तो वो एक ही टाइम पे ज़्यादा इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसका वो करने की जरूरत नहीं होती। और अगर जरूरत पड़ भी रही है तो वो लूप लगा लो, इंसर्ट वन कर लो। लेकिन ये है कि वो इंसर्ट मैनी की ऑप्शन होती है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाते हैं और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे बारी बारी उठा के वो एक साथ सारे इंसर्ट हो जाते हैं मेरे डेटाबेस के अंदर। मैंने यहाँ पे कहीं यूज़ किया था, वो जब मिल नहीं रहा, तो वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या दिखाना चाहिए, ये ये मेरा मेन फाइल था, तो अच्छा, नोड जेएस जो सबसे पहले हाइप बनी ना, उसकी ये वजह ये थी कि कनेक्शन को परसिस्टेंट रखता था, ये कनेक्शन को ना कनेक्शन डिलीट नहीं करता था ये। तो फॉर एग्जांपल, मेरे कोई 1000 यूजर मेरी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो एक यूजर ने पहले क्लाइंट साइड से सर्वर को भेजा कि मुझे फॉर एग्जांपल डाटा ABC चाहिए, ठीक है।
अब सर्वर क्या करेगा कि पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाएगा, जब कनेक्ट हो जाएगा उधर से वो डाटा लेगा और दोबारा वापस डाटा आएगा और कनेक्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल 1000 यूज़र करंटली एक्टिव हैं, तो हर यूज़र जब भी करेगा ना तो बार बार कनेक्शन बनाएगा, डाटा लेगा, कनेक्शन डिलीट होगा, बार बनाएगा, फिर बार बार चलता रहेगा। तो नोड जेएस ने क्या किया कि ना उन्होंने कहा कि हम एक ही दफ़ा कनेक्शन रख लेते हैं और फिर उसको डिलीट नहीं करते हम। ठीक है, तो उसको डिलीट बार बार हम क्यों डिलीट करें? तो नोड जेएस क्या करता है कि एक ही दफ़ा कनेक्ट कर लिया मैंने, mongoose डॉट कनेक्ट कर लिया ना, तो जब भी सर्वर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते के साथ वो डाटा के साथ कनेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसको डिलीट नहीं करेगा उस ना कनेक्शन को, वो कनेक्ट रहेगा और जितनी भी क्यूरीज होती रहेंगी वो बार बार होती रहेंगी और कनेक्शन डिलीट नहीं होगा। ये एक नोड जेएस की यूनिक चीज़ थी जिसकी वजह से इसको काफ़ी हाइप मिली थी। उसके अलावा कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो तो हम npm यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन का पिप होता है ना वैसे नोड का npm होता है। तो ये मेरी फाइल होती है जिसके अंदर मेरे सारे लिखे होते हैं कि मेरी डिपेंडेंसीज क्या हैं, तो ये मेरे सारे पैकेजेस जो मैंने इंस्टॉल किए हैं ना ये वो हैं सारे मेरे। ठीक है, तो मैं पिप इंस्टॉल वो पैकेज का नाम लिखूंगा और वो मुझे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो एक ना एक वेबसाइट है इनकी npm की अपनी, ये जो सारे ये पैकेजेस वगैरह हैं ना या लाइब्रेरीज कह लो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके ऊपर सारे यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने JWT किया था तो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे मल्टीपल जो भी पैकेजेस होते हैं, या मैंने bcrypt यूज़ किया था तो bcrypt ये देखो, अभी bcrypt मुझे मिल गया, ये देखो। इससे मुझे आ गया कि ये किस लिए यूज़ होती है, इसके मॉडल्स कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं। गैस के नीचे इन्होंने लिखा भी इंस्टॉल कैसे करनी है मुझे, इंस्टॉल bcrypt, उसके बाद सपोर्टेड किस पे है और यूज कैसे करना है, तो सैम्पल कोड भी उन्होंने दिए होते हैं। bcrypt को ये इंपोर्ट कर लो, सॉल्ट वैल्यू जैसे कि इधर भी देखो इन्होंने 10 रखी हुई है। ठीक है, इस तरह ये जिसके हैश का फंक्शन है, कंपेयर का फंक्शन है, कंपेयर का फंक्शन यूज कैसे करना है, तो हर लाइब्रेरी की तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे बेसिक्स मिल जाती हैं, इन्होंने सारा बताया। ठीक है, तो ये जितने भी यूज करना है तो हर चीज को स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है, जो चीज तुम्हें मिल रही है लाइब्रेरी यहाँ से उसको यूज करो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ना एक दिखाता हूँ, ये अब ये जो वेबसाइट है ना ये वही MongoDB यूज कर रही है जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। ये ठीक है, इसका ये डाटा पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये देखो अब ये डाटा यूज हो रहा है ना, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है। अब ये देखो इसमें अब क्या है, ये देख रहे हो कुकीज, ये बाय डिफॉल्ट कुकीज गए हैं। अब ये देखो इसके अंदर मेरा यूजर टोकन बना हुआ है और ये मेरा पूरा टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह की चीजें कि वो बाय डिफॉल्ट चला जाता है। स्टेटस क्या आया मेरा 200 स्टेटस आया मेरा, ये मेरे कुकीज आए मेरे साथ में। ठीक है, उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट की क्या थी, रिस्पॉन्स मुझे क्या है, ये मुझे रिस्पॉन्स आया, ये सारे मेरे डाटा पड़ा हुआ है रिस्पॉन्स, इस तरह की चीज़ें इसमें। अब ना फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करूँ तो ये देखो ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये मैंने कस्टम खुद नहीं बनाया कि ब्लॉक डिलीटेड, मेरे यहाँ से एक लाइब्रेरी थी जो मैंने यहाँ से यूज़ कर ली। ठीक है, तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से भी दिखाऊँ तो मेरा क्लाइंट साइड पे
बिल्डिंग होगा टोस्ट, ये देखो गेट फॉर टोस्ट, ये मेरी लाइब्रेरी थी, इससे मुझे बिल्डिंग मिल गया और मैंने वो यूज़ कर लिया। तो मैं इंस्टेड के में बैठ के कस्टम CSS लिखूँ या ये सब कुछ करूँ तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप लोग किसी फ्रंट एंड के लिए कम से कम किसी फ्रेमवर्क वगैरह के ऊपर ना जाओ, ठीक है, क्योंकि ना उसको सीखने में टाइम लगेगा और इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास। लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाहिए तो शॉर्टकट्स यूज़ करो, जैसे कि एक मटेरियल UI होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या है कि तुम्हें बिल्डिंग कंपोनेंट्स मिल जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बटन्स चाहिए तो बेसिक बटन, तो ये देखो क्या है, मुझे ये कंटेनर टेक्स्ट आउटलाइन बटन मिल गया मुझे। अब ये बटन क्या क्या यूज़ करने का तरीका क्या है, मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी और बस मुझे ये एक लाइन लिखनी होगी। तो मुझे वेरिएंट क्या है, कंटेंट है, तो मुझे वो वाला मिल जाएगा। अगर मैं डिसेबल्ड लिख देता हूँ तो वो डिसेबल हो जाएगा। तो मुझे इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत है। अब ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, बैजेस, ये देखो जैसे कि ये मिल गया मुझे 4 ऊपर लिखा हुआ, इस तरह की चीज़ें शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड ना बनाने की जल्द तेज़ हो जाती है। इनपुट्स मिल जाएंगी मुझे, ऑटो कंप्लीट, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर। उसके अलावा टेलविंड होती है शीट, तो लेकिन ये है कि फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस, ज़्यादा आप लोगों का बैक एंड का काम होना चाहिए। और बस मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। अगले में हम देख लेंगे, हम कोई फ्रंट एंड का कर लेंगे। एटलस यूज करना रिक्वायरमेंट है या नहीं? आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को जो बेस्ट लगता है आप लोग वो यूज़ करें। क्योंकि हम तो वो लोकल हम अपने सर्वर पे ही रखवाते हैं जिस तरह हम लैब्स में करते हैं। इस तरह वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर हम एटलस पे करेंगे इसमें काफ़ी चीज़ें हमें नहीं सीखनी पड़ेंगी। हालांकि अगर हम उसमें कुछ करें तो वो जो हम लैब्स में काम कर रहे हैं मोस्टली वही यूज़ होगा। लेकिन फिर ठीक है, मैंने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किसी को भी किया कि करें। आप लोग लोकल इंस्टॉलेशन वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी उतनी है जो मैंने भी सेशन में बता दी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक्सेस हो रहा है। बस जो एक नई चीज़ है वो नेटवर्क एक्सेस की, आपको IP की चेंज करनी पड़ती है। बाकी तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो यूजर्स वगैरह होते हैं वो पता नहीं अभी तक आप लोगों ने MySQL में पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन MySQL के अंदर भी मल्टीपल यूजर्स उनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है, तो सब कुछ होता है। अगर आपने लोकल इंस्टॉलेशन करनी है तो उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन लोकल इंस्टॉलेशन करेंगे तो उससे फिर वो मतलब मेरा जो ग्रुप पार्टनर होगा उसको तो नहीं मैं अपनी डेटाबेस की एक्सेस दे सकता ना, क्योंकि वो तो या मेरे कंप्यूटर पे पड़ी होगी। आप लोग नहीं दे सकते। हाँ, ये मसला आता है बीच में। और दूसरा ये कि आप लोगों ने गिटहब लाजमी यूज़ करना है। अगर पता नहीं आप लोगों को इन्फॉर्म किया मुकम्मल ने कि नहीं, कि गिटहब लाजमी इन्फॉर्म करना है और हर उस रेपोजिटरी के अंदर सारे कंट्रीब्यूटर्स ऐड होने चाहिए और हम उधर से हम देखेंगे किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। गिटहब का एक और मसला आता है, जिस तरह जो हमारे डिपेंडेंसीज होती हैं उसको तो हम गिट डॉट इग्नोर पे रखते हैं। जी लेकिन जिस तरह अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह मैंने एंड फ्रंट एंड पे है तो उस पे मेरे पे चलता है, लेकिन जब मेरा पार्टनर उसको गिट डॉट क्लोन करता है सेम वही चीज़ होती है, लेकिन उसमें डिपेंडेंसीज इशू आते हैं। डिपेंडेंसीज जिस तरह वो इशू कहते आते हैं हैं तो उसको ये करना चाहिए ना, फॉर एग्जांपल आप उसको ये वाली फाइल भेज दो, ये जो packages मेरे डॉट जेसन। भेजना है। हाँ, इसमें क्या करेगा वो, उसको बस क्या करना है npm इंस्टॉल करना है, उसके आगे कोड कुछ नहीं लिखना। तो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट जितने भी उसके वो पड़े हुए हैं ना पैकेजेस जो इसमें लिखे हुए हैं जो लिस्टेड हैं, ये जो डिपेंडेंसी सारे हैं, वो बाय डिफॉल्ट यही आगे वाले वर्जन इंस्टॉल कर देगा। फॉर एग्जांपल इसमें आगे एक्सियस है तो उसका वर्जन 1.0 है, तो उसके भी पीसी वही वाला इंस्टॉल हो जाएगा। रिएक्ट का ये वाला वर्जन उसके पास में इंस्टॉल हो, चीज का इशू नहीं आएगा। ठीक है। और ये पैकेजेशन होती है, ये तो नहीं इग्नोर के अंदर जाती, ये तो गिटहब के ऊपर जाती है। जो और होती है ना उसमें ये डॉट इन, ये वो मेरे सीक्रेट कीज वगैरह होती हैं जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर मैंने ये गिटहब पे डाल दिए तो ये सबके पास मेरा ये वाली की चली जाएगी जिससे वो मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम ये डॉट env की फाइल के अंदर रखते हैं, तो जब डिप्लॉय करते हैं
इधर और ना उसके हम बल्कि इधर से नहीं उठाता। अगर हम लोकल डिप्लॉय करें तब ये उठाता है। अगर हम किसी ऐप को सर्विस पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो उधर हमें ऑप्शन देती है कि हम उधर फिर वो ना डिप्लॉय करने से पहले उधर हम लिख देते हैं कि इस वेरिएबल को ये वाली की दे दो, इसको ये दे दो। तो इससे क्या होता है कि अगर मेरा हैक भी हो जाता है, हाँ, कोड बेस या मेरी जो सर्वर है, तो उनके पास कम से कम ये वाली कीज मिल जाती है। उसके अलावा आप लोगों को एक और भी एरर आएगा जो कि एक सिक्योरिटी फीचर है, वो कोर्स एरर होगा जब आप लोग लोकल रन करोगे ना, सर्वर और फ्रंट एंड दोनों। तो कोर्स एरर क्या होता है, जैसे कि मेरे डेटाबेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना कि स्पेसिफिक आईपी से ही मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। उसी तरह जो बाय डिफॉल्ट जो है वो ना क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे भी ये होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप किसी हम क्या करते हैं कि ना एक कोर्स का मैंने ये इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ऐप डॉट यूज अंडर कोर्स और क्रीडेंशियल्स टू, और आगे मैंने ओरिजिनल लिखा हुआ है। अब ये जो मेरी ऐप है ना ये डिप्लॉयड है, इसलिए मैंने अपना जो फ्रंट एंड का मेरा लिंक है ना वो मैंने लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि अगर इस लिंक से ये होस्ट हुआ इधर से तुम्हें रिक्वेस्ट है तो तब सर्वर को मैंने करनी, नहीं तो तुमने एक्सेप्ट नहीं करनी। तो जो डेवलपमेंट साइड होती है, जब तक हमने डिप्लॉय नहीं करना, डेवलपमेंट के अंदर है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको खाली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कोर्स का एरर हर एक पता है, वो जिसको पता है तो बस उन्हें करना है कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करें ऐप डॉट यूज और कोर्स के अंदर खाली छोड़ देना उसको, तो सारे एक्सेप्ट कर लेगा। किसी का और कोई क्वेश्चन? आई विल सजेस्ट आप लोग जैसे काम करें, मेरे पास टाइम टीम टीम को मेरे क्लास जैन आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। कोई नहीं है वो भी अपने पास होंगी, उसके उसकी हम इवैल्यूएट करेंगे फाइनल से पहले। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो छुट्टियां अंदर ही इंक्लूड हो जाएं, प्रोजेक्ट के टाइम मिल जाए आप लोगों को। तो बाकी वो क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि तेजी से काम करो, काम ज़्यादा है और टाइम कम है आप लोगों के पास। किसी और भी अब ये आ रही है? हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज। अब कुछ बेहतर है। कोई जवाब तो देते। प्रोबेबली फाइनल से पहले ही हो जाएंगी, और ना आप लोग तेजी से काम करें, मैं कोशिश करूंगा कि वो फाइनल के बाद भी अगर हो सकती हुई, लेकिन ये है कि अभी तक तो यही है कि फाइनल से पहले ही होंगे, कि फाइनल से पहले खत्म करना। तो आप लोग तेजी से काम करो प्रोजेक्ट के ऊपर, फोकस बैकएंड और डेटाबेस के ऊपर करो, फ्रंट एंड सिंपल सा बना के। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रंट एंड सिंपल बनाना, लेकिन ये नहीं बनाना कि वो काम ही नहीं कर रहा या बिल्कुल ही फजूल है। काम वो पूरा करना चाहिए, बस
फ्रंट एंड पे फोकस नहीं करना, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ज़्यादा CSS और एनिमेशन और कलर्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक फंक्शनैलिटी उसको कर रहा है, बस ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जैन भाई, जो आपने पैकेज और जेसन की बात की, तो इसमें जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसके साथ हो जाती हैं हैंडल, जिस तरह रन कौन सी स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्ट? स्टार्ट स्क्रिप्ट हो गई। हाँ वो यार वो फाइल चली जाती है ना उसके साथ पूरी, तो वो साथ ही पूरी फाइल के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ चली जाती है। मेरे पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ये, कि उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ। ठीक है, जैसे कि वो ना यही वो सेम रीज़न है जिसकी वजह से हम डोकर यूज़ करते हैं, ताकि डिपेंडेंसीज इश्यूज ना आए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं कि हर मेरी स्क्रिप्ट्स की है कि रन कैसे होना है, उसको डेवलपर मोड में उसको कैसे चलना है, जब बिल्ड होना है तो उसमें कैसे बिल्ड करना है। उसके अलावा फिर जो मेरी डिपेंडेंसीज हैं, सारी जो लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल किया उनके सारे वर्जन, तो सारे उसके अंदर लिखे होते हैं और ये गिटहब के ऊपर जाता है, ताकि कोई और जब क्लोन करे तो इन्हीं को यूज़ करे, ताकि उसके डिपेंडेंसीज इश्यूज वगैरह ना आए। एनीथिंग एल्स? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन एंड है हमारा, जा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।